सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो तकिए पर सिर रखते ही गहरी नींद की आगोश में चले जाते हैं। मैं तो घंटों जगा रहता हूँ, करवटें बदलता हुआ, दिन भर की घटनाओं का लेखा जोखा करता हुआ, और इन्हीं में से कोई बात अतीत की किसी हिस्से में उंगली की तरह पकड़ लेती है। मन ही मन इतनी बार दोहरा चुका हूँ पुरानी घटनाओं को कि वे आज भी मन मस्तिष्क में ताज़ा है। खुली आंखों से छत की ओर निहारता रहता हूँ, मानो वह कोई फिल्म चल रही हो जिसे मैं पूरी मनोयोग से देख रहा हूँ। मेरी पत्नी शालिनी उस सौभाग्यशाली लोगों में से एक है जो तकिए पर सिर रखते ही सो जाती है। धर्मपरायण, स्नेहमयी, किसी से राग द्वेष नहीं, भीतर बाहर से एकदम खरे सोने की तरह अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत निष्ठावान है। चाहूँ तो भी कोई दोष नहीं ढूंढ पाऊंगा उसमें, पर क्या करूँ, अपने अतीत को भुला भी तो नहीं पाया हूँ आज तक। बहुत प्रयत्न किया है भूल जाने का, पर मन चाहे को भी पुराना जख्म टीस मारने लगता है। धर्म और विज्ञान दोनों कहते हैं कि संसार में हर एक चीज़ नश्वर है, हर चीज़ का अंत है, फिर इन यादों का अंत क्यों नहीं है। शालिनी मेरा तो पूरा ख्याल रखती है, दोनों बच्चे को भी बहुत अच्छी तरह से परवरिश की है उसने। दोनों बच्चों डॉक्टर बन चुके हैं। बेटी का तो अपनी ही जाति के डॉक्टर लड़के से धूमधाम से विवाह हो चुका है। माँ जैसी है बेटी, बिल्कुल वैसे ही सरल स्वभाव की है। वे खूब खुश है अपने परिवार में। माता पिता के लिए इससे बड़ी तसल्ली और क्या हो सकती है। पर बेटा अरविंद वैसा नहीं है। बेटा ना जाने माँ ने बिगाड़ा हो, यह बात भी नहीं। वह तो स्वतंत्र विचारों का है। जात पात के विरुद्ध अनेक तर्क हैं उसके पास। इस विषय पर बहस में आप उससे जीत नहीं सकते हैं। इतने तक तो ठीक था, पर आज तो उसने अपनी बात को अमल में लाने को मजबूर कर दिया है। मैं वैशाली से विवाह करना चाहता हूँ, यह कहकर उसने मुझे एक झटका दिया है जिसने सुनकर शालिनी सकते में आ गई है। ऐसा नहीं कि वह शालिनी को जानते नहीं हैं, तभी तो धक्का लगा है। इस अपार्टमेंट में हम एक ही दफ्तर में लोग काम करते हैं और किसी कारण पूरे परिवार से दोस्ती है, परंतु दोस्ती होना अलग बात है और विराजती की बेटी में घर की बहू बनाकर लाना एक अलग बात है। उसी बात पर बेटा आमदा है, मैं इसमें हर्ज क्या है। यही आ रहा है तो अपने अत्याधुनिक मन में अरविंद की माँ से कह कर देखिए ज़रा, उसके हिसाब से तो यह संबंध ही सही नहीं है। कहा शब्द शुद्ध ब्राह्मण है और लड़की कायस्थ परिवार की बेटी है। बेटे के सब कसूर माफ सिवाय इसके, और बेटा भी इसी पर आमदा है और उम्मीद कर रहा है कि मैं किसी तरह शालिनी को राज़ी कर लूँगा, जो मुझे नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि शालिनी का मानना है कि जिस सामाजिक परिवार और परंपराओं की रक्षा करना परम आवश्यक है, उसका कर्तव्य है कि हमारे परिवार में आज तक किसी ने जाति के बाहर जाकर विवाह नहीं किया है। अरविंद 18 वर्ष का भी नहीं हुआ था, तभी से शालिनी उसके विवाह में सपने संजोने लगी थी। कैसी लड़की होगी बहू, वह अपने लिए क्या क्या गहने बनवाने से लेकर कितना बड़ा फंक्शन होगा, सब उसने लेखा जोखा मन ही मन सैकड़ों बार दोहरा चुकी थी। और इस सबसे बढ़कर यह थी कि एक लंबी लिस्ट है उसके मन में अपनी बहू के गुणों को लेकर। बहुत छाट कर लाने वाली थी वह अपने लिए। आज अरविंद ने एक बेटे की माँ होने का सबसे बड़ा हक बहू ढूंढने का होता है, उसने छीन लिया। मुझे शालिनी के साथ हमदर्दी है। आज
मेरे रात भर जगने एवं करवटें बदलने का कारण माँ बेटे के बीच मनमुटाव नहीं बल्कि बहुत निजी है। सोऊं कैसे? पलकें बंद करते ही तो सामने नंदिनी आ खड़ी होती है। कहते हैं वक्त बीत जाता है, पर हमेशा ऐसा होता है क्या? कभी कभी वक्त के साथ एक टुकड़ा तमाम उम्र हमारे साथ ही चलता रहता है। उम्र भर विलग नहीं हो पाता है हमसे। उससे जुड़े व्यक्ति वैसे ही ताज़ा रहते हैं हमारी स्मृति में। उम्र के समय के प्रभाव से अछूते मेरी यादों में नंदिनी आज भी वैसे ही है। उसकी सलोने चेहरे पर नीले रंग का ड्रेस उस पर खूब अच्छा लगता था। मेरी उम्र ढल गई है तो वे भी अरसा बीत गया है उसे देखे। ना उम्मीद है उससे देखने की और ना ही कोशिश की है कि फिर भी एक अदृश्य तार से जुड़ा हुआ आज भी क्यों नहीं हो पाया मैं बेटे जैसा साहसी? क्यों नहीं कर पाया माँ बाप के सम्मुख विद्रोह? बेटे का प्यार सच्चा है, मेरा नहीं था क्या? उंगली मत उठाओ मेरे प्यार की सच्चाई पर, चाहत की गहराई पर। शिद्दत से चाहत उसे तो उसकी कमी यूं महसूस ना कर पाता आज तक। आज भी उसे यादों में अकेले में आंखें भर आती है। कितना अंतर आ गया है आज की पीढ़ी और हमारी पीढ़ी में। बाबा ने दफ्तर से हेड क्लर्क के पद से अवकाश प्राप्त किया था। दोनों बहनों का विवाह स्कूल के समय में ही कर दिया गया था, अपनी ही जाति में ढूंढकर। उन्होंने कोई ऐतराज भी नहीं किया था। मेरी शिक्षा बिना अवरोध चलती रही। बीएड कर लिया था, एमए करने लगा हूँ और यूँ मेरे लिए अध्यापक का रास्ता खुल गया है। जो भी मेरा ध्यान था, यूँ मेरी तो रुचि प्रारंभ से ही साहित्य पढ़ने पढ़ाने में थी, परंतु बाबा ने विज्ञान पढ़ाने का दबाव डाला। उनका कहना था कि विज्ञान पढ़ने वाले अध्यापकों की मांग रहती है। उनका तर्क सही था, सो विज्ञान पढ़ता रहा। घर में अलमारियां साहित्य पुस्तकों से भरी रही। खैर, इस बात से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे स्कूल में पढ़ाते 2 वर्ष बीत चुके थे। नंदिनी उसी स्कूल में हिंदी की अध्यापिका बन के आई थी। विद्यार्थियों को सिर्फ शब्दार्थ बताकर और प्रश्न उत्तर तैयार करवाकर नंबर दिलवाना उसका लक्ष्य नहीं था। गद्य पद्धति अथवा पद जान डाल देती थी उसमें। जो बच्चे पहले हिंदी पढ़ने से कतराते थे उन्हें रुचि आने लगी थी। स्कूल कार्यक्रम में वह नाटक का मंचन करवाती थी। अपने मधुर स्वर में गीत एवं गज़ल गाकर सुनाती थी। स्वयं भी कविताएं लिखती थी, अतः शहर के गोष्ठियों में बुलाई जाने लगी थी। मुझे तो इन सब में रुचि पहले से ही थी। मैं भी श्रोता के रूप में ऐसे कार्यक्रमों में जाने लगा था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ने लगी। हमारी बातों का मुख्य विषय पुस्तकें ही होती थी। एक दूसरे से अदला बदली कर किताबें पढ़ते। उसका तो विषय ही साहित्य था, सो नई पुस्तकों के बारे में मुझसे अधिक उसे जानकारी रहती थी। हिंदी के अलावा अंग्रेजी एवं कुछ अन्य भाषाओं का भी साहित्य में भी उसे पता होता था। उसकी स्वयं की लिखी रचनाओं में पहला श्रोता एवं विवेचक होता और वह मेरी राय को मान्यता देती थी। इसी बीच मैंने बाइक खरीद ली थी। कभी सम्मेलनों एवं साहित्य गोष्ठियों से लौटते हुए उसे घर छोड़ देता था। धीरे धीरे हम अपने सुख दुख एवं परेशानियां एक दूसरे को बांटने लगे थे। करीब 5 वर्ष पहले नंदिनी की माँ कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ते हुए चल बसी थी। उसके 2 वर्ष पश्चात भाई का विवाह हुआ था। उसके पापा को ना जाने क्या सूझी थी कि बेटे के विवाह के करीब 6 माह पश्चात उन्होंने अपनी एक सहकर्मी से कोर्ट मैरिज कर लिया था। विमाता ने अपनी साफ से नंदिनी की तरफ दोस्ताना हाथ बढ़ाया था, पर नंदिनी ही अपने पापा को दूसरी स्त्री के संग देखकर असहज महसूस करती थी।
उसके मन में अपनी माँ की स्मृति अभी भी बहुत ताज़ा थी। संवेदनशील तो वह पहले ही से थी। बीएड समाप्त होते ही वह भाई भाभी के पास आ गई थी। वहीं से स्कूल के आवेदन पत्र दिया था। समान रुचियों के कारण हमारे बीच दोस्ती हो गई थी, जो गहरी होती चली गई। यूँ समझो एक दूसरे की ज़रूरत ही बन गए थे हम। किसी एक वह स्कूल ना आ पाती तो मेरे लिए दिन बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था। यही बात उस पर भी लागू होती थी। पर यह समय था जब परंपराओं का निर्वाह बड़ी कड़ाई से किया जाता था। समाज की पकड़ सख्त थी, विशेष रूप से मध्य वर्ग में। विभिन्न जाति में विवाह सरल नहीं था। हाँ, कहीं कहीं अपवाद जरूर होते थे, पर अनेक बार उसके माध्यमिक परिणाम भी सामने आते थे। मैं अपने बाबा के विचारों से भली भांति से परिचित था। माँ को तो किसी तरह मना भी लेता, लेकिन बाबा की हुकूमत के आगे बोलना संभव नहीं था। उन्होंने मुझे मनभावन विषय नहीं लेने दिए तो वे दूसरी जाति में विवाह की इजाज़त कैसे दे सकते थे। ऐसा भी नहीं कि मैंने नंदिनी को किसी तरह के धोखे में रखा हो। मैंने शुरू से ही पूरी बात उससे स्पष्ट कर दी थी। नंदिनी के पापा ने भी उसका रिश्ता अपने एक मित्र के बेटे के साथ मौखिक रूप से तय किया था। घर छोड़ आने के कारण अभी तक कोई रस्म नहीं हुई थी। एक बार हिम्मत करके मैंने बाबा के सम्मुख अपने मन की बात रखी। उन्होंने माँ से कहा, ऐसा कुछ किया तो मैं उसे लड़की को जान की खैर नहीं है, उससे कह देना। मैंने नंदिनी से यह बात नहीं कही, पर उससे विवाह का सपना पूरी तरह से त्याग दिया था। अपनी खुशी के खातिर उसकी जान जोखिम में नहीं डाल सकता था। मैं जब कभी देर साँझ नंदिनी को उसके घर छोड़ने जाता तो कभी कभी उसके भाई से मुलाकात हो जाती थी। इस तरह उनसे भी परिचय हो गया था। मैंने उन्हें स्पष्ट कह दिया था कि नंदिनी का विवाह जहाँ तय है वहीं होने दिया जाए, क्योंकि हमारे विवाह की कोई भी संभावना नहीं है। सब कुछ जानने और समझने के बाद भी हम एक दूसरे के पास खींचे चले आ रहे थे। मालूम था कि वे हमारी नहीं हो सकती, पर दिल पर कहाँ किसी का बस चलता है। अपने को समझा लेना सिर्फ मित्र ही तो है, हम क्या इतना भी हमारा हक नहीं है। इस बीच एक बात और हो गई थी। नंदिनी ने स्कूल में अनेक क्लासिक नाटकों का सफलतापूर्वक मंचन करवाया था। जिस शहर में हमारे स्कूल का नाम हो गया था, कालिदास जयंती पर शिक्षा विभाग के कालिदास में लिखे किसी नाटक का मंचन करवाने का विशेष आग्रह आया था। शहर के गणमान्य लोग देखने आने वाले थे। प्रिंसिपल के लिए यह कुछ स्कूल की प्रतिष्ठा का सवाल था। नंदिनी को ही जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसमें अभिज्ञान शकुंतलम की अभिनीत कराने की सोची, क्योंकि उसकी कहानी से लोग परिचित थे और संस्कृत में होने पर भी समझी जा सकती थी। यूँ एक विषय के रूप में तो हम सब ने संस्कृत पढ़ रखी थी। छात्रों में से योग्य पात्रों का चयन किया गया था। उच्चारण शुद्ध रखने के लिए रिहर्सल के समय संस्कृत के अध्यापक भी उपस्थित रहते थे। मंच सज्जा एवं उस समय के परिधानों का इंतजाम मुझे करना था। कुटिया, जंगल, नदी, राजमहल अनेक दृश्य उपस्थित कराने के महीना भर अभ्यास चलता रहा। शाम को देर हो जाने के कारण भाग लेने वाले कलाकारों को घर छोड़ने का प्रबंध किया गया था। नंदिनी को घर पहुंचाने का जिम्मा मेरा था। उसे महीने में एक दूसरे के करीब हम आ गए थे। भूल गए थे कि दूरी बनाए रखने का निश्चय किया हो। और
फिर नंदिनी के विवाह की तिथि निश्चित हो गई। उसने अपना त्यागपत्र भेज दे दिया था। सिर्फ 1 महीने और बचा था उसका स्कूल आने के लिए। हम मौका मिलते ही कैंटीन में जा बैठते थे। मन के भीतर गहरी उदासी होने पर भी एक दूसरे के खातिर सामान्य दिखने का असफल प्रयास करते हुए ज़्यादातर खामोश ही रहते थे। बातें चूक गई थीं मानो, या शायद बेईमानी हो गई हो। अब नंदिनी के पापा उसका विवाह अपने ही घर से करना चाहते थे और उसे भाई और भाभी संग विवाह से 15 दिन पूर्व चले जाना था। अब अपनी साड़ी खरीदारी उसने यहीं से की थी। उसने जाने की पूर्व संध्या में मैंने उपहार लेकर उससे मिलने गया। उसके भाई किसी आवश्यक कार्यवश घर से बाहर चले गए थे। नंदिनी और उसकी भाभी बातें करने में थे तो नंदिनी ने मुझे बाहर विदा करने में उठी, पर मैंने उसे मना कर दिया और पीछे पीछे किवाड़ बंद करता हुआ जल्दी से सीढ़ियों से उतर आया। मैंने शायद अपने अतीत की ओर किवाड़ बंद कर देना चाहा था, यह सोचकर कि मुझे अब नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी है। और नंदिनी तो मन ही बस बसी हुई थी। प्यार हार गया था। परंपराओं के आगे, सामाजिक नियमों के आगे, बुजुर्ग के आदेशों के आगे मुंह सिए खड़ा रह गया था। पुरुष होने के कारण आंसू भी खुलकर नहीं बहा पाया था, भीतर ही पी गया था। प्यार क्या योजना बनाकर जाति धर्म परख कर किया जाता है या किया जा सकता है? हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक क्यों नहीं है? हम किसी की अहित करें, जोर जबरदस्ती करें तो ज़रूर रोको, हमें सजा दो, पर प्रीत प्यार के बीच जाति का सवाल कहाँ से आ जाता है? प्यार सामाजिक वर्जनाओं को नहीं स्वीकार करता, फिर क्यों नहीं वर्जनाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है? कितना नीरस होता है वह जीवन जो सिर्फ बुद्धि के तर्कों के सहारे जिया जाएगा। बुद्धि के साथ साथ एक मन भी तो दिया है विधाता ने, उसे कोई अच्छा लगता है तो लगता है, बस क्या करे का उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसका निर्णय मन नहीं करता है, बुद्धि नहीं। दोहरा जीवन जिया मैंने, एक मन के भीतर एक बाहर का, छटपटाता ही रहता जीवन भर। कर्तव्य भी सब पूरे किए, विनम्रताओं को भी देखो। दोहरा जीवन जीकर भी लगता है कि अधूरी ही रह गई जिंदगी। जिया तो जरूर पर काट दी, जी नहीं। शालिनी के प्रति अपराध बोध भी होता है। सब गुण है मेरी पत्नी में, मेरे प्यार पर तो उसका पहला हक था, पर उसकी खूबियों के बावजूद नहीं दे पाया मैं उसे वह स्थान। हाँ, अपना घाव उससे छुपाए रखा ताकि उसके मन को ठेस ना पहुँचे, किसी कसूर के वे मानसिक षड्यंत्र से ना गुजरे। मेरा बेटा मुझ जैसा दोहरा जीवन नहीं जिएगा, मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था। तब सवाल मेरी खुशी का था और मैं अपने बाबा के आगे बेबस था, पर सवाल मेरे बेटे का है। उसकी खुशी की जिम्मेदारी मेरी है और मुझे साहस करना ही होगा। जैसा भी हो शालिनी को समझाना होगा। कुछ गलत बात के लिए दबाव नहीं डाल रहा मैं शालिनी पर, शायद इसी से ही मेरे मन को कुछ शांति मिले। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।